हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का जो ऑफिशियल सैम्पल पेपर है केमिस्ट्री के लिए, उसका ए बी सी सेक्शन तो हम कर चुके हैं। आज हम करेंगे उसका डी सेक्शन। तो चलिए देखते हैं। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे हमारे पास। तो देखते हैं हमारे पास इसमें सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है हमारा, हाउ विल यू ब्रिंक अबाउट फॉलोइंग कन्वर्जेंस। यानी हमें यहाँ पे ऑर्गेनिक के कन्वर्जेंस दे रखे हैं तो हमें वो बताने कि वो कैसे होंगे। इसमें हमारा फर्स्ट है बेंजोइक एसिड टू एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। हमें बेंजोइक एसिड से एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल यहाँ पे बनाना है। तो सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड लेंगे। बेंजोइक एसिड में हमें मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऐड करवाएंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नाइट्रेशन कर देंगे। आपका जो कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है और सल्फ्यूरिक एसिड इसमें हीट के साथ डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप ऐड हो जाएगा। अब नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप तो ऐड हो गया। अब हमें जो यहाँ पे बेंजोइक ये COOH ग्रुप जो है इसको अल्कोहल के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसके अंदर क्या डालेंगे, अमोनिया डालेंगे और इसको हीट करेंगे। तो हमारे पास जो इसका अमीन वाला ग्रुप है NH2, ये इसमें यहाँ पे OH को रिप्लेस करके यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, यहाँ पे जो CO ग्रुप है हमें इसे भी हटाना है। तो हम क्या करेंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे। रिडक्शन हम यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करवाएंगे। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है इस कार्बन के साथ ये यहाँ से हट जाएगा। रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन हटेगा, हाइड्रोजन ऐड होगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। अब हमारे मेटा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप है और ऊपर हमें यहाँ पे NH2 की जगह पे OH ग्रुप को ऐड करना है। तो हमारा एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल बन जाएगा। उसके लिए हम यहाँ पे नाइट्रिक एसिड इसमें ऐड करेंगे। तो हमारे यहाँ पे NH2 ग्रुप रिप्लेस होके OH ऐड हो जाएगा। अब हमारे पास जो ये बन के आया है ये है एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल। मेटा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप है और ये हमारा एल्कोहल हो गया। तो एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल हमारे पास बन गया है। अब उससे नेक्स्ट हमारे पास कन्वर्जन है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास इसके दो तरीके और हो सकते हैं। देखिए वही है आपके सामने। इसका दूसरा तरीका तो ये है कि हम बेंजोइक एसिड के अंदर सबसे पहले नाइट्रेशन तो करना पड़ेगा हमें, ठीक है, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। और उसके साथ सेकंड स्टेप में यदि हम SOCl2 डालेंगे तो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप मेटा पोजीशन पे ऐड होगा, लेकिन यहाँ पे ऊपर इसके साथ क्लोरीन भी ऐड हो जाएगा। OH ग्रुप यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। अब इसमें हम रिडक्शन करवाएंगे। यहाँ पे लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये यहाँ पे हमने क्या लिया, सोडियम बोरोहाइड्राइड लिया। सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख के फर्स्ट स्टेप में, और सेकंड स्टेप में हम उसका क्या करेंगे, H3O पॉजिटिव उसको देंगे। तो हमारे पास यहाँ क्या बन जाएगा, सीधा एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल हमें मिल जाएगा यहाँ पे। और इसका एक और तरीका हमने लिखा है, जो अभी फर्स्ट हमने किया है वही तरीका है, इसको शॉर्ट में लिखा हमने। जैसे हमने उसमें फर्स्ट में नाइट्रेशन किया, सेकंड में हमने उसका रिडक्शन करवाया H3O के प्रेजेंट में, H3O पॉजिटिव के प्रेजेंट में। तो हमें यहाँ पे एम नाइट्रो बेंजाइल एल्कोहल मिल गया। तो इसके हमने 3 तरीके लिखे हैं। इन तीनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो। तो चलिए अब देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनोन। तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजल्डिहाइड लेंगे। बेंजल्डिहाइड के अंदर हम उसका क्या करेंगे, अल्कलाइन KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करवाएंगे। ये KMnO4 क्या करता है, ऑक्सीडेशन कर देगा। ऑक्सीडेशन करेगा तो ये CHO ग्रुप, ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा यहाँ पे। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बेंजोइक एसिड बन जाएगा। अब यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर देख के उसको हीट करेंगे। तो इसके जो 2 मोलिक्यूल यहाँ पे ले रहे थे, दोनों क्या हो जाएंगे, यहाँ पे इसका बेंजोफिनोन बन जाएगा। दोनों यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप के साथ एक OH यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और एक बेंजीन फिनाइल रिंग इसके साथ इस कार्बन के ऊपर ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास बेंजोइक एसिड से क्या बनेगा, बेंजोफिनोन। अब इससे नेक्स्ट इसी को हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ये हमने फर्स्ट तरीका देखा बेंजल्डिहाइड को बेंजोफिनोन में कन्वर्ट करने का। एक दूसरा तरीका और है, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, हमने इसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाला है। यहाँ पे पीएच फिनाइल रिंग है, यहाँ पे ये हमने अरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है। और सेकंड उसमें हमने हाइड्रोलिसिस कर दिया, यानी H3O पॉजिटिव की प्रेजेंस में हमने यहाँ पे रिएक्शन करवाएं। तो डायरेक्ट हमारे पास क्या बनेगा, बेंजोफिनोन बन जाएगा।
इन दोनों तरीकों में से कोई भी एक तरीका आप कर सकते हो। एक तो यहाँ पे तो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है, यहाँ पर ही हमने एल्कलाइन KMnO4 लिया है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं इसका नेक्स्ट। इसमें 3 पार्ट थे, इसका थर्ड कन्वर्जन हमारे पास है बेंजोइक एसिड टू बेंजामाइड। हमें बेंजोइक एसिड से बेंजामाइड बनाना है, तो सबसे पहले बेंजोइक एसिड लेंगे, उसके अंदर हम अमोनिया डाल के उसको हीट करेंगे तो हमारे पास अमाइड बन जाएगा। यहाँ पे अभी हमने पीछे फर्स्ट कन्वर्जन में भी देखा था, हमने अमोनिया डाला तो वहाँ पे अमाइड बना था। तो यहाँ पे भी क्या डालेंगे, जब अमोनिया डालेंगे तो वो क्या करता है, OH ग्रुप को रिप्लेस करके NH2 वहाँ पे ऐड कर देता है, और ये OH और इसका एक H मिलके H2 रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे हमें क्या मिला, बेंजामाइड। और इसका एक तरीका और है बेंजामाइड बनाने का, तो देखिए उसमें क्या है, हमारे पास बेंजोइक एसिड है, उसमें NaCl2 डाल लेंगे तो Cl ग्रुप ऐड हो जाएगा, हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड बन गया। इसका हम फिर से क्या करेंगे, इसमें अमोनिया ऐड करेंगे तो हमारे पास अमाइड ग्रुप इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। यहाँ से Cl और एक इसका H निकल के साथ में HCl यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजामाइड। तो ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन का हमें बी पार्ट और दे रखा है, उसमें भी हमारे पास नेमिंग रिएक्शंस हैं। तो इसमें हमें सेकंड दे रखा है बी पार्ट के अंदर कि हमें ये जो फॉलोइंग रिएक्शंस है इनके बारे में डिस्क्राइब करने की होती क्या है। तो इसमें हमें फर्स्ट दे रखा है एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में क्या करते हैं, हम एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं और उनके पास क्या होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन होने चाहिए। तो हम यहाँ पे 2 सेम मॉलिक्यूल लेंगे, 2 एल्डिहाइड ले रहे हैं तो वो भी सेम होने चाहिए, यदि 2 कीटोन लेंगे तो वो भी सेम होने चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास 2 हमने कीटोन लिए हैं, 2 कीटोन का हमने रिएक्शन करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में, तो दोनों क्या करेंगे, कंबाइन कर जाएंगे, कपल करेंगे। एक जो इसका OH ग्रुप तो ऊपर चला जाएगा, ठीक है, इसमें इसका ऑक्सीजन का बॉन्ड ऊपर जाके OH बनाएगा और दूसरे में डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बनेगा। ये दोनों यहाँ पे कंबाइन हो गए, यानी कि एल्डोल बन गया। एल्डोल क्या होता है, जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप और एल्कोहल ग्रुप एक साथ हो, उसे हम क्या कहते हैं, एल्डोल कहते हैं। और जब उसमें और आगे NH डाल के ऐड करवाएंगे तो हमारे पास ये क्या बनेगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो ये एक जो आपका OH था यहाँ से रिप्लेस हो गया और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, एल्कीन बन गया यहाँ पे हमारे पास। इसका और एक और तरीका हो सकता है, देखिए उसको हम देखते हैं अभी। ये रहा हमारे पास, तो ये यहाँ पे भी हमने 2 कीटोन लिए, 2 कीटोन के अंदर हमने बेस डाला है, NH ऐड करवाया, तो ये हमारे पास जो अभी लिखा था वो सेम ही है। वहाँ पे हमने बॉन्ड लाइन में रिप्रेजेंट किया था, यहाँ पे हमने उनको प्रॉपर कार्बन लिख के रिप्रेजेंट किया। तो ये पहले बेस डालेंगे तो एल्डोल बनेगा। तो ये तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की है रिएक्शन, एल्डोल रिएक्शन। यदि ऐसे लिखा मिले एल्डोल रिएक्शन लिखें तो सिर्फ हमें ये करना है, और जब हमें ऐसा लिखा रहेगा एल्डोल कंडेंसेशन करना है तो फिर हमें ये पूरा स्टेप करना पड़ेगा। एक बार NH डालेंगे तो एल्डोल बनेगा, फिर से NH डालेंगे, हीट करेंगे तो यहाँ से H2 रिप्लेस हो जाएगा और हमारे पास क्या बनेगा, इनोन बन जाएगा, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। हम इसे शॉर्ट में इनोन भी बोलते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। ये पूरा 3 स्टेप का है कि हमारे क्या है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। इस डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के अंदर हम क्या करते हैं, ये हमने बेस की प्रेजेंस में कैल्शियम ऑक्साइड और हाई टेम्परेचर 630 केल्विन टेम्परेचर ले रखा है, तो हमारे पास क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कोई साल्ट लेंगे, जैसे सोडियम, यहाँ पे ले लिया हमने सोडियम साल्ट लिया कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो यहाँ पे NH की प्रेजेंस में करवाएंगे तो Na2 और जो CO डाला Na2CO3 तो बाहर निकल जाएगा। और डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे CO2 निकलता है, CO2 रिप्लेस हो जाता है, इसके अंदर से CO2 निकल जाएगा, किसकी फॉर्म में निकलेगा, यहाँ पे कार्बोनेट की फॉर्म में। CO2 यहाँ से निकल जाएगा कार्बोनेट की फॉर्म में और हमें क्या मिलेगा, मीथेन मिलेगा। इस रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन कहेंगे। डीकार्बोक्सिलेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर CO2 रिप्लेस हो जाएगा इस यहाँ से, ठीक है, CO2 यहाँ से निकल जाएगा कार्बोनेट की फॉर्म में, इसके साथ कार्बोनेट बना के निकलेगा और हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, CH4 यानी मीथेन गैस मिलेगी। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हमारे पास, उसमें भी कंप्लीट द रिएक्शन दे रखी थी कुछ।
उसके 3 पार्ट हैं। उसमें फर्स्ट हमारे पास है, हमें यहाँ पे इथाइन दे रखा है, हमें यहाँ पे इथाइन दे रखा है और उसके अंदर वाटर ऐड करवा के डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और HCSO4 और 333 केल्विन टेम्परेचर में। तो यहाँ पे पूछा है कि इसको कंप्लीट करना है में क्या बनेगा। तो इसके अंदर क्या बनेगा, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल रहे हैं और हाई टेम्परेचर दे रहे हैं, तो यहाँ पे OH ग्रुप एल्कीन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो ये अल्कीन से क्या, अल्काइन से क्या बनेगा, हमारे पास एल्कोहल बन जाएगा। और जब ऐसा कार्बन जिसके ऊपर OH ग्रुप जोड़ा हो और उसी कार्बन के ऊपर यदि डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, विनाइल एल्कोहल। ये भी कई बार 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि विनाइल एल्कोहल क्या होता है। तो विनाइल एल्कोहल क्या होता है, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप डायरेक्टली जुड़ा हुआ है यदि उसी ग्रुप के ऊपर डबल बॉन्ड भी है तो उसको हम क्या कहेंगे, विनाइल एल्कोहल। तो चलिए अब इसमें आगे क्या हो जाता है, रीअरेंजमेंट हो जाता है और ये जो ऑक्सीजन है सेकंड वाले कार्बन पे, ये हाइड्रोजन इधर आ जाएगा और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बढ़ाएगा, ये क्या बन जाएगा हमारे पास, एसिटल्डिहाइड। एल्कोहल से रीअरेंजमेंट होकर हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा यहाँ पे। तो चलिए ये तो हमारे पास फर्स्ट पार्ट था इसका, जो हमें कंप्लीट द रिएक्शन करना था। इसमें सिर्फ हाइड्रोलिसिस किया है, तो हाइड्रोलिसिस में क्या करते हैं, एल्काइन से एल्कोहल बन जाता है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमें एल्डिहाइड दे रखा है और उसके अंदर HCN ऐड कर रहे हैं। यदि एल्काइल के अंदर HCN ऐड करेंगे तो ये जो HCN डाला है साइनो ग्रुप इसके कार्बन पे अटैच हो जाएगा इसमें, और कुछ नहीं होगा। ये जो CN डाला था, H और CN दोनों इस कार्बन के ऊपर जाके अटैच हो जाएंगे, जैसे हमने यहाँ पे ओपन करके स्ट्रक्चर लिखी है। इस कार्बन के साथ CH3 था पहले से, OH भी था, और इस कार्बन के ऊपर क्या अटैच हो गया, एक CN और एक H। अब ये क्या बन गया हमारे पास, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेनन नाइट्राइल, और ये दूसरा नाम इसका एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। साइनोहाइड्रिन ये दोनों इसी के नाम है, एक कॉमन नेम है और एक इसका आयुपैक नेम है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम इसका। अब इसमें एक थर्ड और पार्ट दे रखा है इसका कंप्लीट द रिएक्शन का। उसमें हमें फॉर्मल्डिहाइड एक बेस के साथ रिएक्ट करता हुआ दिखा रखा है और पूछा है कि आगे क्या बनेगा। तो देखिए जब आपका ये जो फॉर्मल्डिहाइड दे रखा है उसकी बेस के साथ रिएक्शन होगा तो हमारे पास एल्कोहल बनेगा। एक कार्बन का एल्डिहाइड लिया था तो एक कार्बन का एल्कोहल बन जाएगा, और साथ में ये हमारे पास COON ये हमारे पास बन गया। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। हमारे पास नेक्स्ट है ड्राइव द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर EMF ऑफ सेल। सेल का EMF कैलकुलेट करने के लिए हमें नर्नेस्ट इक्वेशन को ड्राइव करना है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कि नर्नेस्ट इक्वेशन होता क्या है। नर्नेस्ट इक्वेशन हमारे पास रिलेशनशिप होता है बिटवीन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, यानी E और E0 के बीच का रिलेशनशिप होता है। और इससे हम क्या कैलकुलेट कर पाते हैं, फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ हाफ सेल। हम किसी भी हाफ सेल का डिफरेंट टेम्परेचर के ऊपर क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए इसको देखते करना कैसे। यहाँ से हम कोई भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन मानेंगे, लेट एक गैल्वेनिक सेल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन लेंगे वहाँ पे A से जो P प्रोडक्ट बना है और वो फिर से रिवर्सिबल हो। तो इसके अंदर हम इसके लिए गिब्स फ्री एनर्जी की इक्वेशन दे पाएंगे कि डेल्टा G0 माइनस डेल्टा G इक्वल टू माइनस डेल्टा G0 गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, और RTLN कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये ब्रैकेट का मीन्स यहाँ पे क्या होता है, कंसंट्रेशन। तो ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन इसकी आई है गिब्स फ्री एनर्जी इक्वेशन से। अब हम ये जानते हैं कि जब ये गिब्स फ्री एनर्जी डिक्रीज होगी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के साथ साथ तो उसका मैक्सिमम वर्क डन भी हमें मिलेगा, ठीक है। और मैक्सिमम वर्क डन को हम कैसे लिखते हैं, डब्ल्यू मैक्स, और डब्ल्यू मैक्स किसके इक्वल होता है, मैक्सिमम वर्क डन माइनस NFE। एन क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन रिएक्शन, F फैराडे कांस्टेंट होता है, ये आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब देखिए जो आपकी गिब्स फ्री एनर्जी थी डेल्टा G किसके इक्वल होती है, मैक्सिमम वर्क डन के। तो हमारी सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे जो डब्ल्यू मैक्स था आपका डेल्टा G के बराबर होता है। तो ये हमने यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन बना दी। अब इसको स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लिया, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और NFE0 स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये दोनों हमने स्टैंडर्ड कंडीशन में लिया। तो ये सेकंड और थर्ड इक्वेशन
जो हमारे पास डेल्टा जी और डेल्टा जी नोट आए, इनको हम फर्स्ट इक्वेशन में यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करने से हमें क्या मिलेगा, एन एफ ई डेल्टा जी नोट के पास एन एफ ई नोट और पीछे का एज इट इज। और ये जो के है कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसको बोलते हैं। ये पीछे वाला जो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इसको हम के से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पे के क्या होता है, कांस्टेंट होता है यहाँ पे। तो अब देखिए जब यहाँ पे इन सभी को डिवाइड कर देंगे, पूरा कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो इक्वेशन बन के आएगी वो इक्वेशन है यहाँ पे E इक्वल टू ई नोट माइनस आर टी अपॉन एन एफ एल एन इंटू के। ये नेचुरल लॉग है। अब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो आगे हमारे पास ये इक्वेशन मिली है ई नोट माइनस आर टी एन एफ लॉग के। अब हम इसको यदि इसमें सारी वैल्यू इसकी पुट कर दें, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एफ की वैल्यू, एफ फैराडे कांस्टेंट, टी टेम्परेचर और आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यदि इन सभी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें, यानी कि हम आर की वैल्यू पुट कर दें 8.314, टेम्परेचर 298 केल्विन ले, फैराडे 96,500 और लॉग की वैल्यू भी हम नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे दूसरे लॉग में तो 2.303 और ये हम उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास नेरनेस्ट इक्वेशन निकल के आएगी सारी वैल्यू पुट करने के बाद। E इक्वल टू ई नोट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग 10 के। तो ये हमारे पास नेरनेस्ट इक्वेशन है। और यदि हम यहाँ पे एल एन लॉग को चेंज करें सिर्फ और आर टी और एफ की वैल्यू ना रखें तो हमारे पास सिर्फ लॉग को चेंज करने पे ये इक्वेशन निकल के आएगी। ये भी नेरनेस्ट इक्वेशन है हमारे पास, ये भी नेरनेस्ट इक्वेशन है और एक जो अभी हमने कैलकुलेट की थी ये भी हमारे पास क्या है, नेरनेस्ट इक्वेशन। इन तीनों में से कोई भी एक हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये तीनों ही क्या है हमारे पास, नेरनेस्ट इक्वेशन। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कैलकुलेट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर फॉलोइंग सेल रिएक्शन। इस सेल रिएक्शन के लिए हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है और सेल रिएक्शन हमें नीचे दे रखी है जिंक और सिल्वर से, जिंक सिल्वर, और यहाँ पे ई नोट की वैल्यू गिवन है जिंक की और सिल्वर की। तो चलिए देखते हैं इसको करना कैसे है। सबसे पहले तो कोई भी न्यूमेरिकल जो हमारे पास होता है उसमें गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या लिखेंगे, हमें यहाँ पे गिवन दे रखी थी इसकी ऑक्सीडेशन में। ऑक्सीडेशन क्या होता है, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बढ़ा, यानी कि यहाँ पे जिंक ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। तो ये हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, लेकिन हमें निकालना है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। और यहाँ पे भी क्या दे रखा है इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो इसका भी हम रिडक्शन पोटेंशियल लेंगे, यानी कि दोनों के साइन हम अपोजिट कर देंगे। यहाँ पे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखा था, हम यहाँ पे रिडक्शन लेंगे, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव बनाता हूँ और हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जिंक 2 पॉजिटिव जिंक करवा रहे हैं। तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट दे रखा था और इसमें -0.80, तो ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, यानी ये हमने इनको ऑक्सीडेशन से रिडक्शन में कर दिया। तो अब हम ई नोट सेल निकालेंगे। ई नोट सेल कैसे निकालेंगे, रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, दोनों हमारे पास हैं। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा था, क्वेश्चन में जैसे गिवन था उसके अकॉर्डिंग करेंगे। ऑक्सीडेशन में लॉस और ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाला किसको मानेंगे, जिसकी माइनस में वैल्यू ज़्यादा होती है। तो माइनस में यहाँ पे वैल्यू ज़्यादा दी गिवन थी 0.80 वोल्ट की, उसके अकॉर्डिंग हम इसको माइनस करेंगे इसमें से। अब इस माइनस साइन पहले से इसके साथ है तो दोनों क्या हो जाएंगे हमारे पास, प्लस हो जाएंगे। अब हमारे पास ये क्या निकल के आएगा 1.56 वोल्ट। तो ये हमारे पास क्या है, इसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो हमारे पास निकल के आया है इस रिएक्शन के लिए, ये हमारे पास आ गया है। तो चलिए अब इसके और में एक और क्वेश्चन दे रखा है। अब हम उस क्वेश्चन को करते हैं। इसमें हमें कंस्ट्रक्शन और वर्किंग बतानी है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की, यानी कि शॉर्ट में हम इसको SHE लिखते हैं, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो इसके लिए इसमें थोड़ा डायग्रामेटिकली भी बताएंगे उसका डायग्राम बना के, क्योंकि इसमें पूछा है ना उसका कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। तो चलिए अब इसको देखते हैं इसमें करना कैसे है। पहले इसमें इसका डायग्राम बनाया हमने। डायग्राम में ये हमने इसकी हाफ सेल ले रखी है। भाई इसकी सेल 2 बिकर रहते हैं अलग अलग, एक हाफ सेल और दूसरा हाफ सेल। तो एक हाफ सेल के अंदर हम ये जो SHE स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लगाएंगे और ये नीचे क्या लेते हैं हम 1 मोलर डेसीमीटर क्यूब का सॉल्यूशन लेते हैं
सॉल्यूशन हम HCl लेते हैं ज़्यादातर तो यहाँ पे, और गैस यहाँ पे 1 atm प्रेशर के ऊपर कौन सा गैस लेते हैं यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस। और इसके अंदर ये प्लेटिनम का वायर लगा रहता है, और यहाँ पे ये क्या है, कैटालिटिक प्लेटिनम सरफेस जो यहाँ पे रिएक्शन करवाएगा। तो ये हमारे पास सेटअप है हाफ रिएक्शन जो हमने हाफ सेल दिखाया है यहाँ पे बना के, और इसमें हमने क्या ऐड कर रखा है, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ये ग्लास ट्यूब है, एक ग्लास का सरफेस है बिल्कुल, ये ग्लास ट्यूब बनी हुई है। अब इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं कि इसमें होता क्या क्या पार्ट्स हैं। तो चलिए उसमें कंस्ट्रक्शन में देखते हैं कि कौन से पार्ट्स मिलके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हैं। तो इसके अंदर हमारे पास एक प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड होता है जिसके ऊपर फाइनली पाउडर्ड प्लेटिनम ब्लैक कवर रहता है उसके ऊपर। दूसरा एक हाइड्रोजन ब्लो लेते हैं। तीसरा एक सॉल्यूशन लेते हैं जिसकी 1 मोल पर डेसीमीटर कंसंट्रेशन होती है, और उसके बाद हम उसके अंदर जो आपका स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है एक ग्लास ट्यूब का बना होता है एट द एंड ऑफ विच, और उसके अंत में एक पीस लगा रहता है प्लेटिनाइज प्लेटिनम फॉइल का, ठीक है, जैसा कि फिगर में दिखाया था अभी। और जो प्लेटिनाइज प्लेटिनम फॉइल है वो क्या करती है, यूज टू प्रोवाइड एन इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट, वो एक इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रोड के साथ, ठीक है। और ये क्या करेगा, दिस परमिट रैपिड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम, और ये इक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा बिटवीन हाइड्रोजन गैस, जो हाइड्रोजन गैस अब्जॉर्ब हो रही है इलेक्ट्रोड के ऊपर, और हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है उस सॉल्यूशन के अंदर, क्योंकि हमने सॉल्यूशन भी कैसा लिया था, HCl का लिया था जिसके अंदर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन हो। तो जिस सॉल्यूशन की हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन और प्लेटिनम उसके ऊपर जो अब्जॉर्ब हो रहा है हाइड्रोजन गैस, दोनों की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट करवाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, ये प्लेटिनाइज प्लेटिनम फॉइल का। अब हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये रिप्रेजेंटेशन है उसका। इसमें क्या लिखेंगे कि आपका जो H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन है 1 मोल लिया हमने, ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो 1 atm के अंदर उसके अंदर हम डाल रहे थे, और वहाँ पे किसके ऊपर अब्जॉर्ब हो रही है, प्लेटिनम के ऊपर। अब इसकी वर्किंग क्या है, अब इसकी वर्किंग में लिखेंगे, वर्किंग में रिडक्शन होता है। अब रिडक्शन में क्या होगा, जो H पॉजिटिव वहाँ पे सॉल्यूशन के अंदर था वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में जो H पॉजिटिव आयंस थे वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और H बन जाएगा हमारे पास। अब अकेला H तो लिख नहीं सकते, तो उसको ऐसे लिखेंगे H2 हाफ, ये 2 से 2 कटेगा तो एक H ही बचेगा। तो ये हमारे पास हाइड्रोजन गैस आ गई, और इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या रहता है, 0 रहता है। अब जो हाइड्रोजन गैस कॉन्टैक्ट में थी एक्वस H पॉजिटिव आयन के जो हमारे सॉल्यूशन में था, तो वो क्या करेगी, अटेन कर लेगी इक्विलिब्रियम, यानी कि स्टेब्लिश करेगा वहाँ पे एक पोटेंशियल। तो ये क्या थी हमारे पास आपकी SHE की वर्किंग है। इसका यूज़ करके भाई इसकी खुद की वैल्यू तो 0 होती है, तो इसका कैलकुलेट, इसकी हेल्प से हम किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर पाएंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, उसमें एक न्यूमेरिकल गिवन है हमारे पास। उस न्यूमेरिकल में हमें ये देवा है कि एक करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर का, एक मेटेलिक वायर के अंदर से फ्लो कर रहा है 2 घंटे के लिए। तो हमें ये बताना है कि वहाँ से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए हैं उस वायर से। हमें दिया क्या क्या है, पहले तो गिवन लिखेंगे, हमें करंट दे रखा है 0.5 एम्पियर, टाइम दे रखा है 2 घंटे, टाइम को हम कन्वर्ट कर देंगे सेकंड में। तो 2 घंटे दे रखे हैं, 2 घंटे के अंदर 60 मिनट होती है, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होती है, तो उन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास 7200 सेकंड आ जाएंगी। अब चार्ज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला थी Q इक्वल टू IT, और Q यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास Q क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इस फॉर्मूले के अंदर हम ये दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। Q क्या था हमारे पास 0.5 एम्पियर, और ये टाइम हमारे पास 7200, इन दोनों को गुणा करने पे हमारे पास क्या मिलेगा, 3600 गुलाम। चार्ज हमारे पास कितना आ गया, 3600 गुलाम। चार्ज को किस में लेते हैं, गुलाम में। अब हमें ये पता है कि 1 फैराडे की वैल्यू क्या होती है, 96,487, और वैसे हम क्या लेते हैं, लगभग न्यूमेरिकल के अंदर हम 96,500 ही यूज करते हैं, 96,500।
लेकिन जब हम बिल्कुल एक्यूरेट लें तो 96,487 के कूलाम क्या होती है, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। तो हम यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू के ही साथ सोल्व कर रहे हैं। अब हमें बताएं कि फैराडे की वैल्यू किसके इक्वल होती है। ये जो आपका फैराडे चार्ज था यहाँ पे 1 कूलाम, उसके ऊपर अवोगाड्रो नंबर के इक्वल रहेगा। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं एक फैराडे के ऊपर, अवोगाड्रो नंबर के इक्वल। और अब हमें 3600 कूलाम के लिए निकालना है, तो 3600 कूलाम को उससे गुणा कर देंगे फैराडे को, और फैराडे की वैल्यू को हमने उसके साथ भाग कर दिया। और कितने के लिए निकालना था, 3600 के लिए, तो उसको उससे गुणा कर दिया। और जब इस पूरे को हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास निकल के आएगा 2.25 इंटू 10⁻22 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हमारे पास क्या निकल के आ गए, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो फ्रॉम वायर इन 2 आवर्स। 2 घंटे के अंदर इतने इलेक्ट्रॉन उस वायर से गुजरे हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमें ऐसे 2 टेस्ट बताने हैं जिससे हम ये बता पाएँ कि ये अल्कोहल है, ये फिनोल है। हमें कोई भी 2 सॉल्यूशन दे और उससे ये पूछें कि ये अल्कोहल है और फिनोल है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास ऐसे 2 टेस्ट हैं, तो उस टेस्ट की हेल्प से हम बता रहे हैं। हमने यहाँ पे 3 टेस्ट लिखे भाई, वैसे यहाँ पे 2 बताने थे, तो इन तीनों में से आप कोई भी 2 कर सकते हो। तो पहला हमारे पास है लिटमस टेस्ट। लिटमस टेस्ट की हेल्प से अल्कोहल और फिनोल के बारे में क्या बता पाएंगे। जब फिनोल के अंदर हम ब्लू लिटमस पेपर को ऐड करेंगे तो ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा, यानी कि वो एसिडिक है। और जब अल्कोहल के अंदर हम ब्लू लिटमस डालेंगे तो उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो यहाँ से दोनों को हमें पता चलेगा कि अल्कोहल और फिनोल कौन में है। और दूसरा टेस्ट हमारे पास उसके जैसा, यदि हम फेरिक क्लोराइड का टेस्ट करवाएं, फेरिक क्लोराइड को फिनोल और अल्कोहल दोनों के अंदर ऐड करें, तो जब फिनोल के अंदर हम फेरिक क्लोराइड डालेंगे तो वहाँ पे ब्लू कलर आएगा, या ग्रीन, या फिर वॉयलेट। ये 3 कलर आएंगे, यानी कि थोड़ी सी वेरिएशन रहता है, कलर यही आएगा। और जब हम फेरिक क्लोराइड को डालेंगे अल्कोहल के अंदर तो वहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होता है, यानी कि वहाँ पे कोई भी कलर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे भी दोनों का पता चलेगा कि फिनोल कौन है और अल्कोहल कौन है। अब यदि एक और टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, जब हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे फिनोल के अंदर तो वहाँ पे वाइट पीपीटी बनेगी। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट में हम पीपीटी बोलते हैं, जो कर्डी सब्सटेंस बन जाता है, ठीक है, इनसोल्यूबल पार्ट। तो जब फिनोल के अंदर हम ब्रोमीन वाटर डालेंगे तो वहाँ पे वाइट पीपीटी बनेंगे, और अल्कोहल के अंदर डालेंगे तो वहाँ पे कोई पीपीटी नहीं बनेगी। तो यहाँ पे भी हम बता पाएंगे कि ये हमारे पास इनके टेस्ट हैं अल्कोहल और फिनोल को डिस्टिंग्विश करने के लिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन, इसी का बी पार्ट है। इसमें हमें दे रखा है नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन फिनोल। ये हमारे पास फिनोल है, ये हमारे पास इसके पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। पैरा पोजीशन के ऊपर नाइट्रोफिनोल हमें पूछा था कि इन दोनों में ये ज़्यादा एसिडिक क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हम वैसे आपको समझा रहे हैं भाई, जब हम इस फिनोल का हाइड्रोजन को यहाँ से आयनाइजेशन करवाएंगे दोनों का, तो ये हाइड्रोजन भी हटाएंगे यहाँ से और ये हाइड्रोजन भी हटाएंगे। तो NO2 ग्रुप क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये NO2 ग्रुप जो है इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा कोई भी नहीं है जो इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच पाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को, जो हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को रिजोनेंस की वजह से अपनी तरफ खींच लेगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और इसके पास ऐसा कोई भी नहीं है कि जो ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे। ये जो आपकी रिंग लगी हुई है, ये पहले से इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इसको इलेक्ट्रॉन और देगी। तो ये तो क्या हो जाएगा, इसके कंपैरिजन में कम स्टेबल होगा, और ये हमारा इसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हमने यहाँ पे इसका थ्योरी में लिखा कि हमें लिखना कैसे है, तो अब इसकी थ्योरी भी पढ़ देते हैं। यहाँ पे जो नाइट्रो ग्रुप फिनोल के ऊपर लगा हुआ है, ये लगा हुआ, ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा -I में, ये अब इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच रहा है, एंड -R इफेक्ट, ठीक है। तो इसकी वजह से बिकॉज ऑफ दीज 2 इफेक्ट, -R और -I, इन दोनों इफेक्ट की वजह से जो NO2 ग्रुप है क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर। क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, यानी इलेक्ट्रॉन्स को निकाल लेगा। सो द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन OH बॉन्ड, इस OH बॉन्ड के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी। पैरानाइट्रोफिनोल के ऊपर ये जो OH ग्रुप है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट जाएगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन्स को किसने खींच लिया, NO2 ने खींच लिया इधर अपनी तरफ, और इसके पास ऐसा कोई भी नहीं है। तो डिक्रीज रिलेटिवली टू द
OH बॉन्ड ऑफ फिनोल, और फिनोल वाला OH बॉन्ड इसके कंपेरिजन में इसके ऊपर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे और इसमें कम रहेंगे। और ऐसा ही थोड़ा और इसका थोड़ा सा सेपरेट रीजन है इसका अलग से, उसमें क्या है, द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और जब इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, किसकी, हमारी इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई थी इस OH ग्रुप की, तो उसमें क्या कहता है, द डिक्रीज इन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द OH बॉन्ड ऑफ पैरानाइट्रोफिनोल। पैरानाइट्रोफिनोल वाला जो OH बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई, उसकी वजह से क्या हुआ, द पोलैरिटी ऑफ OH बॉन्ड, ये जो OH बॉन्ड है इन दोनों ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो पोल बनेगा वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। भाई ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो पोल बनते हैं ना, पोल मीन्स पॉजिटिव और नेगेटिव पोल, दो जो पोल बन रहे हैं उनकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और ऐसा ही किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे NO2 ग्रुप की वजह से हुआ। तो देखिए इसमें आगे क्या कह रहा है, द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप NO2 विद ड्राज इलेक्ट्रॉन, यानी विड्रा कर लेगा इलेक्ट्रॉन्स को, खींच लेगा अपनी तरफ, एंड डिस्पर्स द नेगेटिव चार्ज, और उस नेगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, खत्म कर देगा, डिस्पर्स कर देगा। सो NO ग्रुप स्टेबलाइज द फिनोक्साइड आयन। भाई यहाँ से जो ये NO2 ग्रुप है ये क्या करेगा, इस फिनोक्साइड आयन को स्टेबल बना देगा, लेकिन यहाँ पे इस फिनोक्साइड आयन को कोई स्टेबल नहीं कर रहा, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए जो पैरानाइट्रोफिनोल है ज़्यादा एसिडिक है, किसके कंपैरिजन में, फिनोल के कंपैरिजन में। तो चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से समझने के लिए इसको पीछे करके 2 बार समझ लेना। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसमें भी हमने थोड़ा अच्छे तरीके से ही किया है। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट पार्ट। ये हमारा इसका लास्ट पार्ट है जो कि इसका C पार्ट है, उसमें हमें एक मेजर प्रोडक्ट बताना है एक रिएक्शन के अंदर। तो इसमें पूछा प्रिडिक्ट द मेजर प्रोडक्ट, एक एसिड कैटालाइज डिहाइड्रेशन करवाया हमने किसका, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल का, ओल लगा हुआ है पीछे, ठीक है, इसका हमने क्या करवाया है, एसिड कैटालाइज। तो इसके अंदर हमारे पास क्या बनेगा ये हमें बताना है, मेजर प्रोडक्ट बताना है। और मेजर प्रोडक्ट के लिए हमें किसकी हेल्प लेनी पड़ती है, मेजर प्रोडक्ट बताने के लिए हम सेटिजफ रूल लगाते हैं। और सेटिजफ रूल क्या कहता है कि वो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा जिसके अंदर सबसे ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन कार्बन होगा, यानी जिस कार्बन पे ज़्यादा बॉन्ड होगी वो हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए देखते हैं, ये हमने 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेनोल जो यहाँ पे गिवन था, हमने उसका क्या करवाया दिया, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब वहाँ से लॉस क्या करवाएंगे, वाटर, और किसके प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। तो हमारे पास ये 2 प्रोडक्ट बनेंगे, और जिस कार्बन के ऊपर ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा वो हमारा क्या रहेगा, मेजर प्रोडक्ट रहेगा। और मेजर प्रोडक्ट यहाँ पे क्या बना है हमारे पास, 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सीन ईन बना है हमारे पास, डबल बॉन्ड वाला, ठीक है। तो मेजर प्रोडक्ट ये हो गया, और ये हमारा क्या रहेगा, माइनर प्रोडक्ट। तो ये हमारा सेट जो ए दे रखा था यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। हमने इसके सभी पार्ट किए हैं, ABCD। अब इन सभी को आप फिर से देख लो। अब जो अपना नेक्स्ट पार्ट सेट है B सेट, अब उसको भी हम जल्द ही करने जा रहे हैं, तो आप उसको